उसने डिवाइड कर दिया 0 से, तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रुके नहीं, उसके लिए मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम पहले से ही जब प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं यूजर के लिए, तो हम लोग उसको एक्सेप्शन को पहले से ही हैंडल करके चलते हैं। ठीक है, कि किसी भी तरीके की एक्सेप्शन आएगी हमारा प्रोग्राम फिर भी चलेगा, यानी सॉफ्टवेयर कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए हमारा। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं एक्सेप्शन, और उसको हैंडल करना जब आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो जावा में भी था, और वही जैसा जावा में था सेम वैसा ही इसमें भी है, क्योंकि जेएसपी भी तो जावा ही है ना, तो वही हमें पढ़ना है। प्लस जेएसपी में एक और तरीका होता है, वो हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, फिर यहाँ पर आएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं जेएसपी में, तो आपको बताने होंगे कि 2 तरीके होते हैं। एक तो पेज डायरेक्टिव के थ्रू, एक ट्राई कैच के थ्रू। पढ़ लेते हैं एक बार इसको क्या लिखा हुआ है। एन एक्सेप्शन इज एन abnormal कंडीशन दैट arises इन अ प्रोग्राम कोड एट रन टाइम। ठीक है ना, तो रनिंग टाइम पे ही, कंपाइल टाइम पे नहीं, कंपाइलर एरर नहीं देखा। कंपाइलर तो बहुत छोटी छोटी एरर देता है, जैसे सिंटेक्स पकड़ लिया, गलत हो गया, कैपिटल स्मॉल आपने आगे पीछे कर दिया, लेकिन कंपाइल होने के बाद भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग, जैसे किसी ने स्ट्रिंग खाली है, किसी ने स्ट्रिंग दी नहीं है और वो चाह रहा है कि उसकी लेंथ काउंट करो, तो जब स्ट्रिंग दी ही नहीं गई है तो उसकी लेंथ कहाँ से काउंट होगी, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस जो आती है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सॉरी एक्सेप्शन बोलते हैं, इसी को हमें हैंडल करना होता है। तो रनिंग टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं, रनिंग टाइम पे जब प्रोग्राम नहीं चलता है हमारा, तो वो एक्सेप्शन कहलाता है। The exception can appear at any time in web application, so it is necessary to write code for exception handling. ठीक है, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन कभी भी किसी भी पेज पे आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, तो हमें ना उसे पहले से ही हैंडल करने का कोड लिखना होता है। ठीक है, तो हैंडल करने का, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा और अगर आपने उसे हैंडल नहीं किया, हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा, तो वो आपका सॉफ्टवेयर रोक देगा। ठीक है, फिर वो सॉफ्टवेयर आगे चलेगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर हो गया या वेबसाइट हो गई, वो आगे चलेगी ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें कैसी भी सिचुएशन आए, हमारे प्रोग्राम चलता रहे, तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देर आर 2 ways टू हैंडल एक्सेप्शन इन जेएसपी। जेएसपी में 2 तरीके होते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के। पहला होता है यूजिंग पेज डायरेक्टिव, और दूसरा होता है यूजिंग ट्राई कैच। ये यूजिंग ट्राई कैच तो वही है जो जावा में हम लोग पढ़े थे, और ये वाला जेएसपी वाला है। ठीक है ना, जेएसपी वाला याद है, मैंने एक बार बताया था कि बहुत सारे पेजेस आप बना लीजिए और एक एरर का पेज बना लीजिए, बस एरर को हैंडल करने का एक पेज यस बना मैम, लीजिए, सब यस में वो मैम। लिंक दे दीजिए और वो चल जाएगा प्रोग्राम। तो वही है, पेज डायरेक्टिव में होता था वो। चलिए करके डिस्कस करते हैं इसको। पेज डायरेक्टिव वाला देखिए, डायरेक्टिव टैग हम लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्टिव टैग में 3 तरीके के डायरेक्टिव होते थे, एक पेज डायरेक्टिव, एक इंक्लूड डायरेक्टिव और एक टैग लिब डायरेक्टिव। ठीक है, टैग लिब हम लोगों ने अभी नहीं किया, वो लास्ट का टॉपिक रखेंगे, वो लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे। तो मैंने पेज और इंक्लूड दोनों कराया था। तो पेज में ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इंटरनली बहुत सारे थे, हम लोगों ने सब पे प्रोग्राम बनाए थे, सेशन था, लैंग्वेज था उसमें, है ना, इन्फो था, ऐसे ही 2 और थे एट्रीब्यूट, एरर पेज और इज एरर पेज। ये 2 एट्रीब्यूट पेज डायरेक्टिव के हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ इसमें काम कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार वैसे भी कर चुके हैं इसमें। देखिए होता क्या है कि आप वेबसाइट बनाइए, बहुत सारे पेजेस बनाएंगे वेबसाइट, तो क्योंकि वेबसाइट तो कलेक्शन होती है ना बहुत सारे पेजेस का, ऐसे आपने जेएसपी के बहुत सारे पेजेस बना दिए। ठीक है, ये सारे जेएसपी के पेजेस है, सारे के सारे। एक और जेएसपी का पेज बनाया उसी फोल्डर, ये पूरा एक फोल्डर मान लीजिए, ये एक फोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, इस पेज को हम लोग एरर पेज बना देंगे, मतलब एरर को हैंडल करने का पेज बना देंगे। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समझने के लिए, मतलब एक मीनिंगफुल नेम दिया जाता है, तो मैंने नाम दे दिया माई एरर डॉट जेएसपी।
myerror.jsp। इस पेज को मैंने नाम दे दिया। इसके अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिखेंगे सर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अंदर? एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखेंगे, हैंडलिंग का कोड इसके अंदर लिखेंगे। बाकी सारे नॉर्मल पेजेस होंगे जेएसपी के, इस वाले पेज को इससे लिंक कर देंगे। इससे लिंक कर दिया, इससे भी लिंक कर दिया, इससे भी लिंक कर दिया, इससे भी लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कोडिंग करेंगे? इसमें क्या कोडिंग करेंगे? इन सारे पेजेस में लिंक करने के लिए ना कोडिंग करनी पड़ेगी हमें। क्या कोडिंग करेंगे? पेज डायरेक्टिव में हम लोग ये लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन पेजेस पे ये लिखेंगे %@, ये पेज डायरेक्टिव ऐसे लिखते हैं, पेज, और फिर लिखेंगे एरर पेज इज इक्वल्स टू पेज का नाम myerror.jsp, myerror.jsp, ठीक है ना। ये हो गया भाई कोड मेरा। फिर इधर वाले, इस वाले में क्या लिखेंगे? इस वाले के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर इस वाले पेज में myerror.jsp में क्या लिखेंगे? पेज डायरेक्टिव, और लिखेंगे इज एरर पेज इज इक्वल्स टू ट्रू। बस इतना लिख देंगे। ये तो इसका मतलब है ये लिंक कर दिया हमने। जब प्रोग्राम, तो मैम, हाँ जी बोलिए मैम ये जो आपने भी बताया मैम, ये क्या मतलब करेगा? जैसे ये जो फर्स्ट आपने जो लिंक दिया है हमने myerror.jsp का मैम। हाँ बता रहे हैं। देखिए होगा क्या यहाँ पे, ये सब पे लिंक देंगे, मतलब इस पेज पे भी यही लिखेंगे, इस पेज पे भी यही लिखेंगे, इस पेज पे भी यही लिखेंगे। बाकी अंदर प्रोग्राम करते जाइए नॉर्मल अपना, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम कर दीजिए अंदर। अब होगा क्या यहाँ पे, जब अगर इस पेज में एक्सेप्शन आएगी तो कंट्रोल फेंकेगा myerror.jsp पे, यानी कि इस पे कंट्रोल फेंकेगा, ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिखा हुआ है, वो इसको चला देगा। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी इस वाले पेज पे, तो फिर यही वाला पेज रन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे के साथ भी होगा कि अगर एक्सेप्शन आती है तो वो myerror.jsp को खोलेगा, और नहीं तो अपने आप को चला देगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, अगर एक्सेप्शन आती है, क्योंकि एक्सेप्शन तो यूजर ला रहा है ना भाई, हम तो ला नहीं रहे, यूजर जैसा इनपुट डालेगा, अगर एक्सेप्शन आ गई उस केस में, ठीक है, तो myerror.jsp खोलेगा, और अगर नहीं आई तो यही वाला पेज रन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमें हर पेज में ट्राई कैच और ट्राई कैच नहीं लिखना पड़ा, हमारा प्रोग्राम मेसी नहीं हो गया, हमारा टाइमिंग बच गया लिखने का। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें? अजय है क्लास में आप? मैम इसको प्रोग्राम के सबसे लास्ट में लिखेंगे या नीचे? नहीं, सबसे ऊपर। ओके मैम। सबसे ऊपर पहली लाइन यही होती है, पेज डायरेक्टिव सबसे पहली लाइन होती है, ठीक है। प्रिंस समझ में आ गया कैसे करना है हमें? यस मैम। ठीक है, वैसे ऑलरेडी एक बार कर रखा है, पर ठीक है, एक बार फिर से प्रोग्राम बना देते हैं इसका। तो मुझे नेटबीन्स खोलना होगा। स्टार्ट हो रहा है, एक बार देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है जब तक वो स्टार्ट हो रहा है। ये रहा, देखिए, देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव such as error page or is error page are useful in JSP exception handling, and also one implicit object exception is used in handling JSP error, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे implicit object किसको बोलते हैं, वो आगे का टॉपिक है। उसमें हमारा एक्सेप्शन एक क्लास टॉपिक होता है, ठीक है, वो यूज होता है। वो कहाँ यूज होता है वो दिखा देंगे अभी हम आपको।
इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है कि एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। तो एरर पेज क्या काम करता है, ये देखिए एरर पेज के बारे में बता रहे, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरर पेज दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन। ये उस पेज का नाम लिखेगा यहाँ पे जो एक्सेप्शन को हैंडल करने का लॉजिक अपने पास रखता है, और इज एरर पेज ये रखेगा, इट इंडिकेट्स वेदर और नॉट द जेएसपी पेज इज एन एरर पेज, कि ये जो करंट पेज जिसमें लिखा गया है, ये जो करंट पेज है, ये एक एरर को हैंडल करने का कोड रखा है अपने पास या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो अब इसलिए फॉल्स लगाने का कोई लॉजिक तो लगता नहीं है, इसलिए ट्रू ही लगाते हैं हम कि हाँ ये एक एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये रहा नेटबीन्स मेरा। ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें देखिए कोई भी पेज ले लीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट पेज लिया, मैंने ऑलरेडी बना रखा है लास्ट जो फर्स्ट पेज में, तो काफी चेंजेस हो गए हैं। ओपन हो रहा है, टाइम लेता है थोड़ा सा। ये एक पेज है, ठीक है, इसमें मैं कोडिंग कर देती हूँ, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ हम सिंपल कोडिंग करेंगे और स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कोडिंग करते हैं। बताइए, देखिए ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ डायरेक्टिव टैग, हमें यहाँ लगाना है एरर पेज और इज एरर पेज। तो पहले हम अपना कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया इंट ए, उसमें कुछ नंबर ले लिया 10, एक बी ले लेती हूँ मैं 0 और एक सी ले लेती हूँ, और यहाँ सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी कर देती हूँ, और आउट डॉट प्रिंट एल एल वैल्यू ऑफ सी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यानी कि 10 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो हमें पता है ये एक्सेप्शन देगा, यहाँ ट्राई कैच नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक एरर पेज बनाएंगे, अब ये बना रखा है मैंने, देखिए ये रहा, मैंने नाम दिया हुआ माई एरर डॉट जेएसपी, यहाँ लिखा है इज एरर पेज ट्रू, और यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो हैंडल कर लेगा एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन था, देखिए यहाँ यूज हो रहा है एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से, और उस वाले पेज में हम क्या लिखेंगे, इसको क्लियर कर देती हूँ। इस पेज का माई एरर डॉट जेएसपी का लिंक देंगे यहाँ पर, माई एरर डॉट जेएसपी, यानी कि अगर एक्सेप्शन आती है तो कंट्रोल वहां फेंक देगा, और एक्सेप्शन नहीं आती है तो यही वाला पेज रन करा देगा। तभी हम मान के चलते हैं कि यूजर ने 0 डाला है यहाँ पर। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। तो एक्सेप्शन आएगा इसमें, तो वैल्यू ऑफ सी ये नहीं प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन का जो मैसेज है या जो भी आउटपुट आएगा एक्सेप्शन से रिलेटेड वो दिखाएगा आपको। चल रहा है ये।
इस पे दिखाएगा आउटपुट। देखिए आया, ये मैसेज दिख रहा है। और साथ साथ ना मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, यूआरएल भी साथ साथ देखा करो जेएसपी जब रन कराती हूँ तो। यूआरएल देखो, आउटपुट आया है myerror.jsp का, ये है myerror.jsp पेज का आउटपुट है, ठीक है। लेकिन अगर यूआरएल पे नोटिस करें तो यूआरएल पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट पेज, यानी कि मेरे जो पेज है करंट पेज था उसका नाम दिख रहा है, जहां से चला था, जिसको हमने चलाया था। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से हैंडल किया जाता है आउटपुट। मैम हाँ जी बोलिए। मैं एक बात पूछनी थी मैम, जैसे कि हम लोग मैथ्स में अगर वही करते हैं मैम और किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो मैम वैसे तो वो मतलब बोलते हैं लोग इनफाइनाइट वैल्यू आती है मैम। हाँ, इनफाइनाइट नहीं दिखा सकते ना इसमें, इनफाइनाइट तो कैसे दिखाएंगे। तो मैम प्रोग्राम में हम वो नहीं, मतलब क्या हमारा मतलब जो जेएसपी है, जेएसपी बोल रहा हूँ मैम, जो हम कोडिंग करते हैं मैम, प्रोग्रामिंग है, इसमें इसको नहीं दिखा सकते नहीं इनफाइनाइट होता क्या है ये तो बताओ पहले, कैसे मैम? दिखाओगे अनलिमिटेड उसको। वैल्यू। हाँ, अनलिमिटेड वैल्यू को कैसे दिखाएंगे बच्चे आप इसको, ठीक है। जैसे मैम वहां तो एक इनफाइनाइट का साइन बना साइन के छोड़ देते हैं, हाँ वो तो साइन शो कर देगा उसका। वो तो साइन शो कर देता है ना, मैथ में एक कुछ टिल्ट सा साइन बना देते हैं उसमें, तो इसमें यस वो मैम। चीज कैसे शो करेंगे, कीबोर्ड में तो बटन ही नहीं होती है, वो कैसे शो होगा, हम्म। है ना। तो यस इसलिए मैम। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर वही आता है कि एक्सेप्शन होता है वो एक्चुअली एक तरीके का, ठीक है। मैथ में हम एक्सेप्शन दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इनफाइनाइट दिखाना पड़ता है, ये कंसेप्ट है। तो देखिए ये दिखा रहा है myerror.jsp। अब इसमें से एक्सेप्शन हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ना एक्सेप्शन हटा देती हूँ मैं, इसको ना 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ऑब्वियसली अब एक्सेप्शन नहीं है। अब इसी पेज का आउटपुट आएगा जो लिखाएगा वैल्यू ऑफ सी इज समथिंग, ये रहा आउटपुट देखिए। अभी भी फर्स्ट पेज डॉट जेएसपी रन हो रहा है और लिखा है वैल्यू ऑफ सी इज, जो भी आउटपुट आया 5 आया है। ठीक है, समझ में आया कैसे काम करना है माई एरर और वो एरर पेज पे कैसे काम करना है हमें। यस मैम। ठीक है, एक बार प्रोग्राम देखना था मैम। दिखा रही हूँ प्रोग्राम, और एक और प्रोग्राम करती हूँ, मतलब एक पेज और बनाती हूँ जिसमें अलग तरीके की एक्सेप्शन आएगी। ये रहा प्रोग्राम में पहला पेज, ये है फर्स्ट पेज, ये है। और इसमें ये नोटिस करना जरूर, ये जरूर लिखना आप, ठीक है। ले लो, क्लिक लेना है तो क्लिक ले लो। और पहला पेज ये है, मैंने एक्सेप्शन ला दिया था इसमें, ये कोडिंग है आपके जरिए से, ठीक है। क्लियर है मैम? ठीक है, दूसरा पेज देखते हैं। ये रहा आपका सेकंड पेज, मैं एक मिनट इसको क्लियर कर दूं। और सेकंड पेज में देखिए ये रहा, और ये रहा दूसरा पेज। दूसरा पेज माने कौन सा, myerror.jsp, जिसका नाम देते हैं। और इसकी कोडिंग देखिए, एक ही लाइन की कोडिंग है, मैसेज आप नहीं दे रहे, मैसेज ये खुद क्रिएट कर रहा है अपना, जो भी एक्सेप्शन से रिलेटेड मैसेज दिखाना है वो ये खुद क्रिएट कर रहा है। हो गया, ठीक है। देखिए एक और पेज बनाया हुआ है इसमें, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बफर डेमो करके। ठीक है, यही है,
ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पेज में बफर और ऑटो फ्लश का कंसेप्ट होता है। इनको हटा देते हैं, है ना, भाई बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए ऑटो बफर मैंने 2 KB का दिया हुआ है और ऑटो फ्लश मैंने फॉल्स कर दिया, यानी 2 KB के बाद वो मेरा पेज लोड होने ही नहीं देगा। लेकिन पेज मैंने यहाँ 100 KB के लगभग का बना दिया। मैंने एक इमेज डाली है जो हाईली HD इमेज है, ठीक है, हाई डेफिनेशन इमेज है मेरी, और वो इमेज जो है 100 टाइम्स चलाई है मैंने, ठीक है। मैं पहले इसको चला देती हूँ या ट्रू कर देती हूँ एक बार, फिर दिखाती हूँ इसमें कैसे एक्सेप्शन ट्रू। तो पहले मैं बेसिक चीज बता देती हूँ हम करने क्या वाले हैं इसमें बफर और ओवरफ्लो का, सॉरी, बफर और ऑटो फ्लश का कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। बफर 8 KB का साइज होता है बाय डिफॉल्ट, आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद ऑटो फ्लश ट्रू और फॉल्स करते हैं। ऑटो फ्लश का मतलब होता है अपने आप ही क्लीन कर देगा, यानी 2 KB के बाद वो पेज अपने आप क्लीन करेगा और रिफ्रेश करेगा, पेज लोड हो जाएगा। आपका कितना भी हैवी पेज होगा वो लोड हो जाएगा। मैंने एक इमेज को 100 टाइम्स डाला है, लूपिंग लगा दी ना इमेज में, एक इमेज को 100 टाइम्स डाला है। तो इसको चलाते हैं एक बार, ये चल जाएगा क्योंकि ऑटो फ्लश ट्रू है यहाँ पर मेरा। ये देखिए, कहां से देखेंगे हम, दिखाएंगे, ये रहा देखिए, ठीक है। नंबर भी आ रहा है, देखिए मैंने नंबर भी लिखा हुआ है, ये 0 इमेज है, 0 से 100 तक चलाया मैंने। ये देखिए नीचे जाते जा रहे हैं हम, कहाँ लिखा रहेगा, ये देखिए 100 लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी ये इमेज मेरी 100 टाइम्स प्रिंट हुई है, ठीक है। तो यानी ये पेज मेरा कम से, अगर मान के चलते हैं कि एक इमेज मेरी 1 KB की है, तो 100 टाइम्स चलाया मैंने, तो 100 KB की इमेज हो गई मेरी, ठीक है। मतलब 100 KB का पेज हो गया। और साइज मैंने 2 KB का दिया हुआ है यहाँ पे, साइज मैंने 2 KB का दिया हुआ है, बट यहाँ पर ट्रू ने बचा लिया, ऑटो फ्लश को ट्रू कर दिया मैंने। ऑटो फ्लश ट्रू का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी बड़ा पेज आपका दे दीजिए, वो लोड कर देगा, मतलब वो फ्लश करता जाएगा फिर लोड करेगा। फ्लश करना मतलब क्लीन करना, क्लीन करता जाएगा, लोड करेगा, फिर क्लीन करेगा, फिर लोड करेगा। तो इस तरीके से वो पेज कितना भी हैवी हो लोड कर देगा। लेकिन जहां आप फॉल्स लगा दिए इसको, ठीक है, वही 2 KB के बाद वो ठप पड़ जाएगा, काम नहीं करने देगा। तो देखिए अब क्या आउटपुट आएगा, मैंने ना वो लगा रखा है इसमें, एरर पेज लगा रखा है पहले से, इसको हटाते हैं। फिर लगाएंगे भी, इसको रन करती हूँ मैं। ये रहा, क्योंकि पेज लोड हो नहीं पाया, ये आउटपुट दिखाने लग गया, ठीक है। पेज हैवी था आपका और आपने साइज कम कर दिया, उसका ऑटो फ्लश भी खत्म कर दिया आपने, तो वो है पेज ना काम नहीं कर। तो रूट कॉज पढ़िए, देखिए क्या है, ये देखिए बहुत छोटा सा बट दिखाई दे जाएगा, दिख रहा है, IO एक्सेप्शन JSP बफर ओवरफ्लो, यस मैम, है ना, कि ओवरफ्लो हो गया है, बफरिंग उसका बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वो पेज नहीं चला पाया। तो ये ना प्रोग्राम रोक दिया उसने, ये एक्सेप्शन है। अभी आपका प्रोग्राम रुक गया, आगे चलेगा ही नहीं, क्या करेंगे। तो इसको हमें हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन में भी हमें हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। तो या तो ट्राई कैच लगाइए, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसमें, तो ट्राई कैच छोड़ देते हैं, जो हमने पढ़ा है वो लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, एरर पेज myerror.jsp, उसी पेज को लिंक दे दीजिए, उसी पेज का लिंक दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में, मतलब अगर इसमें एक्सेप्शन है तो कंट्रोल फेंकेगा myerror.jsp, यानी यही वाले पेज पे, इस पे फेंकेगा। फिर ये इसके हिसाब से, हमने कोई मैसेज नहीं लिखा लेकिन अपने आप को मैसेज दिखाएगा। तो हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, ये देखिए चला दिया उसने पेज, देखिए आ गया।
मतलब आप ऑब्वियसली यूजर को ये चीज तो नहीं दिखाना चाहेंगे, इस तरीके का पेज हम कभी नहीं यूजर को दिखाते। आपको खुद वेबसाइट इतनी सारी चलाते हैं, कैसे भी एक्सेप्शन आ जाए ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, इतनी सारी कहानी नहीं लिखी हुई आती है, कुछ एक ऐसा मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने हैंडल कर लिया है एक्सेप्शन, इसके बाद आगे के प्रोग्राम्स हम बनाएंगे तो ये चल जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है भाई। और ये मैसेज मैंने नहीं लिखा है, ये वो एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज एरर पेज वाले ने खुद लिखा है। तो देखिए हम किसी भी तरीके का एक्सेप्शन ला रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये वाला लाए थे, सॉरी ये वाला, तो डिवाइड बाय 0 उसने दिखा दिया। हम अभी लेकर आए बफर ओवरफ्लो, तो उसने जेएसपी बफर ओवरफ्लो का मैसेज दिखा दिया। तो ये मैसेज हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ट्राई कैच के थ्रू तो हम फिर भी मैसेज लिखते रहते हैं, इसके थ्रू हमें मैसेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप लिख दे रहा है। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक बात पूछ रही थी मैम, जैसे ये है तो मैम जैसे अभी आपने बफर डेमो डॉट जेएसपी को मैम रन करा था मैम, तो इसका हाँ कंट्रोल गया था माई जेएसपी के पास, जो मतलब मैम दिखाता है, मतलब एरर हाँ, दिखाएगा। एरर दिखाता, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो मैम ये फिर हमारा माई एरर डॉट जेएसपी को अभी रन होना चाहिए मतलब, तो मैम हमारा माई एरर डॉट जेएसपी रन होगा ना मैम? हाँ तो माई एरर डॉट जेएसपी ही रन हो रहा था उस हेलो। केस में, माई एरर डॉट जेएसपी ही रन हो रहा था हमारा। हेलो मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है मैम, आ रहा है। मैम लेकिन यूआरएल पे तो मैम हाँ बफर डेमो दिखा रहा है ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें देखिए कंसेप्ट यही है कि जा तो इसी के थ्रू रहा है ना, बफर डेमो डॉट जेएसपी के थ्रू ही तो माई एरर डॉट जेएसपी पे जा रहा है। ठीक है, तो यानी एक्चुअल चलाया तो आपने बफर डेमो ही था, तो बफर डेमो ही चलेगा, लेकिन आउटपुट वो किसका दिखाएगा? माई एरर डॉट जेएसपी का। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो करंट पेज चल रहा होगा आउटपुट वही दिखाएगा, लेकिन वो आउटपुट उसको फेंक देगा, माई एरर डॉट जेएसपी को फेंक देगा, इसलिए मैम उसका यूआरएल वैसे कभी नहीं तो मैम दिखाएगा। रन करने पे तो वैसे मैम दोनों पेज, मतलब दोनों पेज ही साथ साथ चल रहे हैं ना, बस शो हाँ कर एक रहा है तरह से हमारा कह सकते हो, बफर। हाँ कि दो पेज एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बफर डेमो से चलाया है क्योंकि आपने बफर डेमो डॉट जेएसपी से, इसलिए बफर डेमो डॉट जेएसपी ही रन होगा आपका। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। पढ़ा था नहीं, अभी कुछ देर बाद समझ बात में आ गया होती है। माई एरर और इज एरर, सॉरी इज एरर और एरर पेज का कंसेप्ट, कि कितने भी पेजेस आप बना लीजिए, एक एरर का पेज आपको एक अलग से बनाना होगा और सबका सब पे उसी का लिंक दे दीजिए। और एरर के पेज में भी कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, ये देखिए सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है हमने, ये देखिए माई एरर सॉरी एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज लिखते के साथ ही वो अपने तरीके से मैसेज वो दिखाने लग रहा है यूजर को, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या दिखाना है किस केस में मैसेज, वरना हर पेज पे आपको अलग एक मैसेज दिखाना पड़ता है ना। तो ये कंसेप्ट होता है भाई। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये जो कंटेंट में आपने मैम थोड़ा ये मतलब पहले का है, प्रीवियस जो आपने पढ़ाया था मैम, थोड़ा इसके बारे में पूछना था मैम। ये जो कंटेंट में मैम टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल करा है मैम, हाँ यहाँ पे मैम हम कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी हमारा कंटेंट होगा उसके हिसाब से डाल सकते हैं? हाँ, अगर हमारे कंटेंट में ज्यादातर इमेजेस है, वैसे टेक्स्ट एचटीएमएल ही ज्यादातर यूज होता है, और तो इसलिए, और ये मेटा टैग है, ये एचटीएमएल का टैग है, अभी हम लोग जेएसपी पे फोकस कर रहे हैं ना, तो इसको अगर इस लाइन को हटा भी देंगे, हेड बॉडी टाइटल, सॉरी हेड और टाइटल को, तो भी ये चल जाएगा पेज, कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं। मेटा टैग उस केस में ज्यादातर यूज किया जाता है, मेटा टैग हम लोगों ने पढ़ा तो है सीएसएस में ना, सीएसएस में, सॉरी HTML5 में, जब हम लोगों को कीवर्ड्स वगैरह HTML5 में पढ़ा था मैम। हाँ, जब हम लोगों को कीवर्ड्स वगैरह देने होते हैं तब हम लोग मेटा टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये बताता है टेक्स्ट एचटीएमएल, ये बताता है कि इस पेज पे यानी ब्राउजर क्या रीड करने वाला है, टेक्स्ट और एचटीएमएल दोनों को रीड करने वाला है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया हमारा कंसेप्ट। पेज डायरेक्टिव का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, क्लियर है ना। पेज डायरेक्टिव सबसे ऊपर लाइन लिखते हैं, जैसा कि प्रोग्राम में देखा भी था हमने, ये सबसे ऊपर लिखी हुई है लाइन। पेज डायरेक्टिव वो होता है, ये रहा, और @ का साइन लगा होता है, ये पेज डायरेक्टिव है। इसका एक एट्रीब्यूट इज एरर पेज और दूसरा था एरर पेज।
ये रहा एरर पेज, ये रहा देखिए। बाकी कंटेंट टाइप, पेज एनकोडिंग ये तो एक्स्ट्रा होते हैं, इनके बारे में जब पूछा जाए तभी लिखना, नहीं पूछेंगे तो मत लिखना, ठीक है। मेन था आपका एरर पेज, ठीक है। तो पेज डायरेक्टिव सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जो पूरे प्रोग्राम पे एप्लीकेबल होती है। हमें अगर कोई पैकेज भी इंपोर्ट करना है तो पेज डायरेक्टिव में ही करेंगे, वो खैर आगे पढ़ेंगे वो चीज। तो पेज डायरेक्टिव से एक्सेप्शन हमने हैंडल करना सीख लिया, ठीक है। इसका एडवांटेज भी देख लिया हम लोगों ने, इसका एडवांटेज भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या फायदा है कि बार बार हर पेज पे हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, ये कंसेप्ट है भाई। दूसरा तरीका आता है यूजिंग ट्राई कैच। ट्राई और कैच ये आता है आपको जावा पढ़ के जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब जेएसपी पढ़ाया जा रहा है आपको, तो ऑब्वियसली आपने जावा में पढ़ा है ट्राई और कैच को कैसे काम करता है। वो ट्राई के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने का मतलब एक्सेप्शन डालते हैं और कैच के अंदर उसको हैंडल करने का कोड डालते हैं, ठीक है। इन ट्राई ब्लॉक we can write the normal code that might throw an exception। हेलो मैम। ट्राई ब्लॉक के अंदर, हाँ जी बोलिए मैम। पहले जैसे हम जावा में यूज करते थे मैम कि डायरेक्ट थ्रो को मैम वो कीवर्ड यूज करके और एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते थे। वो थ्रोज से होता था। हाँ मैम, तो मैम वो हाँ। इसमें यूज हो सकता है सिर्फ ट्राई को छोड़, मतलब सिर्फ थ्रो को यूज करके? थ्रोज कीवर्ड को नहीं, इसमें वो मेथड के साथ यूज होता था ना भाई, तो यहाँ तो हाँ मेथड हाँ। नहीं बनाते ना, यहाँ तो यस सीधे मैम। लॉजिक लिखते हैं। ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग अपना कोडिंग लिखते हैं, जितना बड़ा प्रोग्राम का कोडिंग है उतना ट्राई में डाल दीजिए। ये सॉरी यहाँ तक है ट्राई, तो जितना बड़ा कोडिंग है आपका उतना ट्राई में डाल दीजिए। उसके बाद कैच में क्या डालेंगे, उसको हैंडल करने का कोड डालेंगे, ठीक है। इन ट्राई ब्लॉक वी कैन राइट द नॉर्मल कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। वो जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उस कोड को आप ट्राई में डाल दीजिए। आपको लगता है ये वाली लाइन एक्सेप्शन थ्रो करेगी तो आप उसको ट्राई में डाल दीजिए। अब क्वेश्चन वही कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्राई में मतलब एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो आप पूरे प्रोग्राम को उठा के ट्राई में डाल दो। जितना बड़ा प्रोग्राम लिखे हैं, अगर आप 25 लाइन का कोडिंग है आपका, पूरी की पूरी लाइन आप ट्राई के अंदर डाल दो, उसके नीचे कैच लगा दो। तो इससे फायदा ही होगा, अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो भी ट्राई कैच करके काम कर लेंगे, और अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा तो फिर काम कर ही जाएगा, मतलब तब तो प्रोग्राम ही काम कर जाएगा, तब ट्राई कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट होता है अभी। तो ट्राई ब्लॉक, इन ट्राई ब्लॉक वी कैन राइट द नॉर्मल कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। In the catch block is used to handle the exception. Both try and catch clause are written inside the scriptlet component of JSP tag। मतलब इसमें लिखा जाता है, scriptlet tag के अंदर लिखा जाता है। तो जैसे पूरी कोडिंग स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखी जाती है ना, ऐसे ही ट्राई और कैच भी लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिखाते हैं प्रोग्राम। फिर उसमें माई एरर और इज एरर ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ये हटा देती हूँ मैं। अपना नॉर्मल कोडिंग कीजिए, यहां लिख दीजिए ट्राई, यहां मैंने लिखा ट्राई और स्टार्ट करते हैं। जैसे जावा में करते थे वैसे है। फिर कैच लिखा और यहाँ कोई एक्सेप्शन हैंडल कर दिया। अभी तो हमें पता है कि एक्सेप्शन लिखते हैं तो वो हैंडल कर देता है किसी भी तरीके की एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग, जब आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट उसी क्लास का नाम लिखना होता है जिस क्लास का एक्सेप्शन आया हो, ताकि आपका प्रोग्राम लोड ना ले, क्योंकि एक्सेप्शन, ये वाली जो एक्सेप्शन क्लास है ये टॉप की क्लास होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस में इसको इनहेरिट किया होता है, आईओ एक्सेप्शन होता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है, और पता नहीं कितनी सारी एक्सेप्शन होती है ना। तो होता क्या यहाँ पे, तो जिसकी जरूरत है हमें, सिर्फ हम, जैसे मेरा यहाँ पर आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ मैं 0 कर दूं तो मुझे यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही लिखना पड़ेगा, मतलब लिखूंगी वही लिखूंगी तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम लोड लेने लगेगा हमारा। तो ये कंसेप्ट होता है भाई। और एरर पेज और इज एरर पेज में तो ऐसे कुछ टेंशन ही नहीं लेनी, जो लिखना है आपको एक लाइन लिखनी है बस वहां पे, और वो अपने आप जनरेट कर देगा आउटपुट। ठीक है,
इस पेज को चलाएंगे, इसमें एरर पेज और एरर पेज हटा रखा है मैंने, नहीं जाएगा कंट्रोल वहां पर, सिर्फ यही पेज चलेगा और एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि 0 से डिवाइड किया ना मैंने, तो ये एक्सेप्शन देगा। इसको रन कराती हूँ मैं। ये देखिए लिखा है एक्सेप्शन कॉट java.lang arithmetic exception divide by 0। ये मैसेज उसने दिखा दिया मुझे कि डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन है भाई, आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को। ठीक है, इस तरीके से ट्राई कैच यूज करते हैं, मतलब बेसिक वही ट्रेडिशनल मेथड एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो अभी तक हम जावा में पढ़ते आए हैं। मैम इसका वो लेना था, क्लिक लेना था मैम। हाँ ले लीजिए, कोडिंग का ना, ये मैंने Yes, ma'am. कोडिंग कर दी है। मीटिंग ओवर होने वाली है। कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट कर दूंगी।